मान लो सपोज ये हमारा पहला चार्ज है Q1, ठीक है, और ये दूसरा चार्ज है Q2। अब ये तो हम सबको पता है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों नेगेटिव है तो रिपेल करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो वे अट्रैक्ट करते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि उनके बीच का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, 100 न्यूटन का फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अगर मैं तुम्हें इनके बीच का सेपरेशन दे दूं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे दूं, चार्ज का मैग्नीट्यूड कैसे मेजर करते हैं, कूलम में, ठीक है। कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की, हमने पढ़ा था वो सब। तो ठीक है, मैं आपको दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड देता हूँ। अगर मैं नेचर दे दूंगा तो मैं एटलीस्ट इतना तो बता दो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बट कितना फोर्स लग रहा है वो हम आज जानेंगे। उसके लिए है मेनली कूलम्ब्स लॉ, कि भाई दोनों जो चार्जेस हैं एक दूसरे फोर्स लगाते हैं, बट कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाते हैं, कितना फोर्स लगाते हैं, वो हमें कूलम्ब्स लॉ से पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि भाई हमें दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग रहा है ये पता लगता है कूलम्ब्स लॉ से। कोई खास बात नहीं, आसान सी बात है, काफी लोगों को पता भी होगी। अब फोर्स के बारे में दो बातें आएंगी, इसकी क्या डायरेक्शन है और इसकी क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा सा कुछ बता देता हूं मैं, हल्की फुल्की बातें, ऐसे मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कॉलम्स लॉ ने क्या क्या बोला था कि ठीक है आप दो चार्जेस रखो, तो पहली स्टेटमेंट तो वही हो गई कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो सारी बातें हमें पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात क्या है कि आप इन दोनों चार्जेस को लाइन ज्वाइनिंग देम, एक लाइन से ज्वाइन कर दो, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे। तो जो फोर्स एक्ट होता है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस होता है। अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, और अगर सेम नेचर के होंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा, ठीक है। बट एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू फोर्सेस, की पॉइंट्स लिख देता हूं चलो मैं। पहले इसने क्या बताया कि फोर्स बताता है, एक्चुअली में ये फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताता है, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। ये छोटी सी बात है, सबको पता है, इसको खास बात नहीं। दूसरा है कि ये इसने क्या बताया, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ज्वाइन करो पहले उन दोनों को, ज्वाइनिंग टू चार्जेस, बहुत अच्छी बात है, बेसिक सी बात है, ठीक है। और अब एक दो बातें और पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो ऐसे फोर्सेस जो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू फोर्सेस लगते हैं, इनका एक शॉर्टकट नाम भी है, इनको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस। वैसी टर्मिनोलॉजी है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी अगर जरूरत पड़ी तो पता होनी चाहिए कि सेंट्रल फोर्सेस का मतलब क्या है। कि द फोर्सेस व्हिच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग टू फोर्सेस नहीं लगते हैं ये। ग्रेविटेशन का भी ये सेम सेम चीज है, ग्रेविटेशन में भी होती थी, कोई खास बात नहीं, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू फोर्सेस लगते हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, वो है कि ये जो कूलम्ब्स लॉ है ना, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इट फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर, इट फॉलोज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। अब देखो उससे कैसी इंटरेस्टिंग बातें निकलेंगी कि भाई ये हो गया फोर्स ऑन टू, मान लो दिखाने के लिए ना स्टैंडर्ड सिंबल में दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ फॉर्मुलेस बनाते हैं, फिर बाद में जो फॉर्मुले निकल के आते हैं अगर कहीं नेगेटिव हो तो नेगेटिव रख दो, अपने आप डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो उसके लिए परेशान मत होना, बट ये ध्यान रखना कि जो भी मैं फॉर्मुला लिखूंगा वहां पर चार्जेस विद साइन रखे जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं दिखा ऐसा रहा हूं जैसे सेम नेचर के दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और यहां पर भी हुआ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी ऊपर लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करता है, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो करता है। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा, क्योंकि हमें पहली सेकंड यही थी हमारी एक्शन रिएक्शन पेयर में कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं। तो इक्वल है ना वे फोर्सेस, तो इक्वल लिख देता हूं पहले वे, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे, कोई खास बात नहीं है। अब दूसरी बात है कि ये अपोजिट दिशा में लगते हैं, तो वेक्टर वाइज अगर देखोगे तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज जस्ट नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर वाला वो आ गया। और मैंने तुम्हें याद होगा लेसन बताया था, 3 पॉइंट बताया था एक्शन रिएक्शन पेयर में, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से एक्ट होते हैं, ठीक है। इक्वल फोर्सेस होते हैं, अपोजिट दिशा में होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, ये बताया था ना वाली बात है कि सेम नेचर का फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है,
दोनों के दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। नेचर में 4 फंडामेंटल फोर्स थे, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वो तो स्ट्रॉन्ग वीक तो छोड़ो, मेनली ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही हमारी पूरी बॉडी एक साथ क्लब्ड है। वरना खुद सोचो, अगर हमारी बॉडी, जैसे हमारी पूरी सेल्स है ना हमारी बॉडी की, तो हमारी पूरी जो बॉडी इकट्ठी हुई हुई है, या फिर ये पेन के जो मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वरना सोचो ग्रेविटेशन की वजह से टूट सकते थे या कोई और रीजन हो सकता था। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से भी वीक होता है। अभी हम कुछ कंपैरिजन के लिए एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है बहुत फंडामेंटल है, हमारे आसपास बहुत जगह प्रेजेंट है। पूरे आप वीडियो देख रहे हो, सब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो रहे हैं, करंट भी तो चल रहा है, चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सिर्फ वहां तक बंधा हुआ नहीं है कि आपने एक कॉम से रब करा और आपने वो पेपर के पीसेस उठा लिए और खुश हो रहे हैं कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। वो तो एक बहुत छोटा सा नमूना है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे चारों तरफ बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। चलो इधर से उधर की बातें हो गई। अब मैंने 3 पॉइंट बताया तुम्हें। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस पता लगाता है हम कूलम्ब्स लॉ से। एक्सटर्नल लाइन जॉइनिंग फोर्सेस सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर। अब तुमने नोट करा होगा, अभी तक मेन मुद्दे की बात पे आया ही नहीं, अभी तक खाना का टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। मैंने तो बताया नहीं फॉर्मूला क्या है फोर्स का, बट बिना इतनी इतनी छोटी छोटी बातों से ही एक क्वेश्चन कर सकते हैं बेसिक सा। तो मैं वो तुम्हें क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और साथ साथ चैट इनेबल करूंगा, ठीक है। वॉइस परमिशन तो नहीं दूंगा, बट हाँ चैट इनेबल कर दूंगा, तो वहां से उसकी जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। बहुत बेसिक से सवाल है एकदम। अभी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी भी यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब देखो ध्यान सुनना कि भाई आपके मान लो 2 चार्जेस मैंने दे दिए, कुछ भी ले लोगे भाई, ये चार्ज है 2 कूलम का और ये चार्ज है, कुछ भी ले लो, 4 कूलम ले लो, इसको 5 कूलम ले लो। चलो इसका मास है सपोज 5 किलो का मास है। इसका मास ले लेते हैं, चलो सपोज 15 किलो का मास है, ठीक है। और बोला गया है कि सेपरेशन में से जरूरत नहीं है, वो सब छोड़ो, सब जरूरत नहीं है सेपरेशन की। अब क्या हुआ कि बोला गया कि इनको रिलीज फ्रॉम रेस्ट है, ये रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, इनको रेस्ट से छोड़ दिया गया, ठीक है। देखो ध्यान सुनना है, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है ये। तो इससे एक बात और सीखने को मिलेगी, बताऊंगा मैं। तो इसकी वेलोसिटी हो गई कुछ समय बाद, मान लो वो तो t0 था, ये कुछ भी जनरल टाइम की बात, उसकी रफ्तार हो गई 10 मीटर पर सेकंड हो गई। पूछा गया है कि बताओ उतने टाइम पर जो दूसरा पार्टिकल है, जो सेकंड पार्टिकल है, उसकी क्या रफ्तार हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो चैट इनेबल कर देता हूँ। अब बताना कुछ इसके बारे में, और कोई डाउट हो डाउट पूछ लेना और बता देना कि समझ में आया नहीं आया। चैट इनेबल हो गई, समझ में आया नहीं आया, और इसके सवाल का जवाब बताने की कोशिश करो। 10/3 वो तो मुझे निकालना पड़ेगा, बट हाँ मतलब कर पा रहे हो क्या, मेन बात तो ये है। कर ही लेते हैं चलो। 10/3 सही आंसर है, 10/3 सही आंसर है, ठीक है। वेरी गुड अंकित एंड साहिल, सही है। 10 लिखा पहले, फिर बाय 3 कर दिया। चलो ठीक है। तो अभी देखो सीखने वाली बात क्या थी, उससे पहले कंफर्म कर दो बाकी सब लोग कि वो पुराना समझ में आ गया जो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, कि कूलम्ब्स लॉ क्या चीज है, और कूलम्ब्स लॉ की एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करता है ये, और इसके बारे में ही पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट ही करना है, टॉपिक बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। वेरी गुड, थैंक्स आयुष फॉर रिस्पॉन्डिंग एटलीस्ट। अब मैं चैट डिसेबल कर रहा हूँ, और मुझे कुछ बातें बतानी थी तुम्हें। वो बातें क्या है कि देखो, एक छोटी सी बात बतानी है बस। मुझे सवाल मेरा कराना पर्पस भी था, हालांकि अंकित ने सही जवाब दे दिया, साहिल ने भी कुछ हद तक दे दिया। मेरा पॉइंट क्या है कि जो आपने मैकेनिक्स पढ़ी थी ना, मैकेनिक्स पढ़ी थी 11th में, अप टू रोटेशन, वो या ग्रेविटेशन भी और बाकी चीजें भी इन्वॉल्व करी जा सकती है। पूरी मैकेनिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उससे क्लब कर सवाल बन सकते हैं। अब देखो इसमें ना, मैंने तुम्हें कॉलम्स तो बताया नहीं कि भाई Q1Q2/r² होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, बट यहाँ पे फिर भी सवाल बन गए। तो जिसकी मैकेनिक्स स्ट्रांग होगी, जिसने वो सब पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी कहानी, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, अगर एक गन से बुलेट को फायर करो, गन का मास, बुलेट की रफ्तार इतनी है, गन की रफ्तार क्या होगी, वो सब जो सवाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास चैप्टर में हमने करे थे, तो वो सब जिसको जानकारी होगी वो आराम से कर सकता था इस सवाल को।
मुझे सिर्फ ये प्रूव करना था कि 11th के कंसेप्ट अभी भी तुम्हें परेशान करेंगे, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि क्लब करके सवाल बनते हैं, मिक्स करके सवाल बनते हैं। अब ये सवाल अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का सवाल नहीं है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सवाल है। इसका कंसेप्ट क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जिसको अच्छे से पता होगा, न्यूटन थर्ड लॉ अच्छे से लगाना होता होगा, वो आराम से कर सकता था। तो वो कैसे सोचता है वो सुन लो अभी वाली बातें। वो बच्चा क्या बोलता है कि देखो सर ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है मेरा, Q1 Q2 दो चार्जेस है। अब इन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, किसी तीसरे आदमी ने आकर इन पे फोर्स नहीं लगाया है, तो जो भी ये बेचारे आपस में फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज 0। और जब एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम 0 हो जाता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, बहुत अच्छी बात पता लगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सर मोमेंटम कंजर्व करना है, अब आप इनिशियल मोमेंटम बता दो कितना, वो फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम 0 था, क्योंकि मैंने कहा था कि सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। तो जब सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल मोमेंटम 0, तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है, उसका शॉर्टकट कर रखा है हमने, m1 v1 बराबर m2 v2, या फिर ऐड करके 0 के बराबर कर दो, एक ही आंसर आ जाएगा। तो सिंपल m1 v1 बराबर m2 v2 करना था। तो मतलब m1 कितना था 5 किलो, v1 कितना था 10, बराबर m2 कितना था 15 किलो, और v कितना हो गया, v सिंपल सा आंसर आ गया, जो भी निकल के आया 10/3 ओम कितना बताई दिया था। समझ में आ गई सिंपल सी बात। तो ये इसका सवाल नहीं था, बट हाँ इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कितनी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिर्फ इतनी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलोज एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बस इतना जिसको पता होगा आराम से कर सकता है, सिंपल सवाल है। अब देखो इसमें एक और वेरिएशन सुन लो जल्दी से, ऐसी होगी। उसमें क्या वेरिएशन आ सकता है कि भाई ये बोल दे कि ये वाला मास गया 10 मीटर, तो बताओ ये वाला मास कितना आगे जाएगा। वो सब करे होंगे ट्रॉली वाली प्रॉब्लम, कि वो कराया था ना सब, कि बोट थी, बोट में बच्चा आगे चला जाता है तो बोट पीछे आती है, बताओ बोट कितना पीछे आएगी। तो कैसे करते थे उसको कि नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम में 0 है, वो सारी जो भी करते थे m1 x1 बराबर m2 x2 करते थे। तो वहां से तुम ये वाला सवाल भी कर सकते हो, वो सेंटर ऑफ मास के कांसेप्ट हो गए। तो m1 x1 बराबर m2 x2 करके वो भी शायद 10/3 आ जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो कि वो पार्टिकल 10 मीटर इधर गया, दूसरा पार्टिकल कितना गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो पुरानी बातें थी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, आपने ये तो बताया नहीं अभी तक कि ये फोर्स, ये कूलम्ब्स लॉ है क्या, ये कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। तो हम फाइनली उस वाली बात पर जाते हैं। तो ध्यान से देखना कि पहला चार्ज और ये दूसरा चार्ज, इनके बीच की कोई दूरी है, सपोज r, वो हमें जरूरत होगी अभी, ठीक है। और जो अब देखो, अब कूलम्ब्स लॉ ने जो कहा ये एक्सपेरिमेंटल है, लॉ का होता है हमेशा एक्सपेरिमेंटल, कि आपने एक्सपेरिमेंट किया और उससे कुछ रिजल्ट निकाला, ठीक है। ये थ्योरी वाली चीजें तो बाद में एक्सप्लेन होते हैं, पूरी फिजिक्स यही होती है कि आपको एक्सपेरिमेंट करो, कुछ रिजल्ट आया, उसको आराम से सोचने बैठ जाओ कैसे मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या हो सकता है, कोई थ्योरी निकालो। अगर वो उस एक्सपेरिमेंट को सेटिस्फाई कर रही है तो आपका वो एक लॉ बन जाता है। और वो यूनिवर्सल टाइप की, जो जनरल नहीं होने चाहिए, कुछ होते हैं कंडीशनल लॉज, कुछ होते हैं यूनिवर्सल टाइप। यूनिवर्सल बेटर होंगे, हमें हमेशा वैलिड है, तो हम कोशिश करते हैं कंडीशन से यूनिवर्सल की तरफ, तो जनरल बातों पे ध्यान से देना। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालते हैं। सपोज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्योंकि जितना फोर्स होगा उतना ही 1 पे लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करते हैं। तो ये क्या कितना फोर्स लगता है वो समझते हैं। वो प्रोपोर्शनल होता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है कि वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये एक्सपेरिमेंटली हमें पता लगा है, ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बस सिंपली ये फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू द अनदर चार्जेस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। चलो रुक जाओ, पहले उससे पहले इनको सवाल देख सकते हैं, ठीक है। अब तुम यहां से भी सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल बेकार सवाल, आसान सवाल। वो कौन से हो सकते हैं कि भाई इस चार्ज को दुगुना कर दिया, दूसरे वाले चार्ज को तिगुना कर दिया, उनके बीच की सेपरेशन को हाफ कर दिया, तो बताओ कितने टाइम्स हो गया फोर्स, पहले एफ था, अब बताओ कितना हो गया। बिल्कुल बेकार सवाल, आराम से कर सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी को सब आते हैं, बिल्कुल बेकार की चीज है कि पहले चार्ज को दुगुना कर दिया, दूसरे को तिगुना कर दिया, सेपरेशन बिटवीन देम दुगुना कर दिया, तो बताओ फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। चलो वो सब तो कर ही सकते हैं। फाइनली आ जाते हैं, अब इनके बीच में आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज इज, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 by r स्क्वायर, और यहाँ आएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है। इसका नाम ऐसे कुछ पर्टिकुलर है नहीं, इसके अभी अंदर और जाएंगे तब वो परमिटिविटी आएगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी। बट फिलहाल के लिए बस ऐसे बोल सकते हो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं इसको, कांस्टेंट है सिंपल सा, ठीक है।
अब एक छोटी सी बात है इस कांस्टेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एक और इसका की पॉइंट बना कूलम्ब्स लॉ का, मतलब इस कूलम्ब्स लॉ का, कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, ठीक है। बिल्कुल छोटे छोटे की पॉइंट्स हो गए कि भाई फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बताता है, एक्शन ऑन द सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, एक्शन रिएक्शन फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। अब कुछ बातें आएंगी इस कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। ये तो कॉलम्स लॉ हमारी तरफ से हो गया, अभी मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं बताया, ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, वो भी कुछ टाइम बाद आएगा, अभी सिर्फ स्केलर का देख रहे हैं मैग्नीट्यूड कितनी होगी इस फोर्स की, चाहो तो दिखा दोगे भाई, ये सिंपल एफ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, वेक्टर साइन नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो बस इतनी ये रिलेशन आ गया। बस ध्यान रखना यहाँ पे, ये बार बार छोटी सी बात है बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें, कि विद साइन रखा जाएगा चार्ज, चार्ज को आप विद साइन रखोगे, नेगेटिव होगा नेगेटिव रख देना, प्लस होगा प्लस रख देना, फोर्स नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप बता देगा कि आगे की तरफ लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है, कोई खास बात नहीं। और आर हो गया सेपरेशन बिटवीन देम, और के, अब आते हैं के बारे में, कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट जो कि है कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब ये एक छोटी सी बात क्या है ना इसमें, कि आपने वही पढ़ रखा है जी m1 m2 by r स्क्वायर, वहां पर जो g होता था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता था, यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो उसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों था, क्योंकि उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू थी, जो भी उसकी वैल्यू थी, कितनी होती थी मुझे याद भी नहीं है, 6.67 × 10⁻11 होती थी। तो वो यूनिवर्सल है, वो नहीं डिपेंड करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल दो मासेस हैं, तो बीच में अगर इनके हवा हो तब भी उतने, मान लो इनके बीच में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बीच में प्लास्टिक डाल दो, बीच में आप प्लास्टिक डाल दो तब भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहा हूँ, m1 m2 by r स्क्वायर, ठीक है। प्लास्टिक डाल, बीच में पानी डाल दिया आपने, ये दो मासेस हैं, बीच में पानी डाल दिया, सब पानी भरा हुआ है चारों, तब भी इनके बीच में 10 न्यूटन लग रहा होगा। तो फोर्स बिटवीन टू मासेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन। छोटी सी बात, पुरानी बात थी, मैं पता है सबको, बट ये वाला जो कांस्टेंट है के q1 q2 by r स्क्वायर, कूलम्ब्स कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। छोटी सी बात है कि डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेस, मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में क्या मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर आप दो चार्जेस हवा में होंगे, मतलब वैक्यूम में होंगे, तो अलग फोर्स होगा। जो वैक्यूम में होता है वो लगभग हवा में मान ले रहता है, वैसे सही नहीं है, थोड़ा सा डिक्रीज होता है वो, बट फिर भी जो वैक्यूम में होता है हवा में सेम मान लेते हैं लगभग, ठीक है। तो हवा में भी उतने फोर्स लग गया कि 10 न्यूटन लग रहा था वैक्यूम में, चार्जेस की बात कर रहा हूँ, तो हवा में भी 10 न्यूटन लग रहा होगा। बट अगर आप बीच में पानी डाल दोगे, तो ये कुछ कम हो जाएगा। तो जैसे मीडियम आप, इसमें कोई हाई डेंसिटी का, मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है, तो कम या ज्यादा होगा, यूजुअली कम ही होता है, ठीक है। जैसे वैक्यूम के कंपैरिजन में हमेशा कम ही होगा, तो मीडियम डालोगे तो ये फोर्स कम हो जाएगा। छोटी सी बात, सिंपल सी बात, कोई खास बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो उसको कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं। अब इसके बारे में कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है। अब ये मीडियम पर डिपेंड करता है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू किस मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं बात कर रहा हूँ वैक्यूम की, और अपने लिए हम इसको एयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई खास परेशान मत होना कि सर ये तो वैक्यूम का था, एयर कर लिया, कोई बात नहीं, वो एक ही है। वो वैल्यू क्या है, 9 × 10⁻⁹। सिंपल सी आसान, 9 आ गया ना दो बार, 10⁹ बहुत बड़ी वैल्यू, ऐसा याद रखो। और ये होता भी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो 10⁹ याद हो जाएगा तुम्हें। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻11, मतलब वो अलग तरीका, मतलब छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, और माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात 9 आ रहा है, वैसे भी याद हो जाता है, कुछ 2-3 सवाल लगाओगे तब भी याद हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है, मीडियम पे डिपेंड करेगी, वैक्यूम और एयर की बता दी मैंने। चलो ठीक है, अब कुछ और बातें पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो वो क्या है कि भाई इसको एक और तरीके से लिखते हैं, इसके अंदर और अगर घुसेंगे तो ऐसे बोलते हैं इसको, कि जो k है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन, अभी मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ पहले, तो एप्सिलॉन नॉट लगा देते हैं, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है वैक्यूम या फिर एयर बोल दो। तो ये इसको, इसका स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ, स्पेलिंग शायद गलत हो सकती है, परमिटिविटी ऑफ, और डिले आ रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, वो निकाल सकते हो कि भाई ये तो निकल के आएगी बराबर 1/4 पाई, और यहाँ पर लिख दो 9 × 10⁹। जो भी इसको सॉल्व कर लो आराम से,
कितनी आती है, ऐसी कुछ आती है 8.8 समथिंग होती है, इंटू 10 के पावर -12 होता जाता है। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू निकल के आ जाती है, देख लेना गूगल पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं इसको। अब ये भी मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा, ये भी मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो किसी भी जनरल मीडियम के लिए वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी हो जाएगी। अभी कुछ बातें और बतानी है रिलेटिव परमिटिविटी, उसके बाद मैं चैट इनेबल कर दूंगा, उसके बाद डाउट ले लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये छोटी सी छोटी बातें समझ लो। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा उससे। ये परमिटिविटी तुम्हें लग रहा होगा नाम वाम कहाँ से आया, एक्चुअली में धीरे धीरे आगे आएंगी ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है वो, तो वो वहां से ये वर्ड आया है कि भाई कितना ज्यादा बेटर इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट कर रहा है। जो ज्यादा परमिट करेगा तो वहीं से ये वर्ड आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में कितनी परमिट हो रही है, कोई मीडियम लगाया तो वो कितनी परमिट कर रहा है। ठीक है, तो वहां से ये वर्ड आया। अभी तो सिंपल याद करने वाली बातें हैं, कोई खास बात नहीं। एक बार देख लेता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू यही है ना, permittivity of free space। हाँ 8.854 है। ठीक है, और थोड़ा प्रिसाइज लिख देता हूँ उसको, 54 यूनिट की बातें। हाँ यूनिट की बातें रह गई, यूनिट की बातें कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो यूनिट की समझ लो कहानी। पहले आती है कि कॉलम्स कांस्टेंट की क्या यूनिट है, तो वो तो सिंपली आप यहीं से देख सकते हो कि भाई न्यूटन, देखो यहाँ से देख रहा हूँ मैं इस जगह से, ठीक है, इस जगह से ऊपर से फोर्स वाले फॉर्मूले से, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हो। डायमेंशन निकालना चाहो डायमेंशन निकाल लो यहाँ से, वो सब अपने आप कर लेना, सब आता ही है तुम्हें। लेंथ का स्क्वायर हो गया और कॉलम की यूनिट हो जाती है 80, डायमेंशन बता रखी थी मैंने, तो 80 का स्क्वायर, तो जो भी यहाँ से निकलेगी वो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, यूनिट बता दी। अब परमिटिविटी की क्या यूनिट बनेगी, वो जस्ट के की उल्टी तो होगी, 4 पाई की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसकी यूनिट निकल के आएगी, मान लो तुम निकालना चाहो तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको बेसिक फंडामेंटल यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुम फंडामेंटल में कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगी मीटर की पावर माइनस, डायमेंशन से निकल के आ जाएगी, डायमेंशन निकाल लेना तो अपने आप तुम ये काम भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये डायमेंशन की बातें हो गई। अब आती है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड, और वो है रिलेटिव परमिटिविटी। फिर मैं चैट इनेबल कर दूंगा, ठीक है, एक साथ डाउट ले लूंगा, कोई डाउट हो तो पहले से टाइप करके रखो उसको, जिससे कि तुम तुरंत भेज सको मुझे बाद में। अब एक वर्ड आता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या चीज है, इसको थोड़ा फीलिंग से ज्यादा अच्छा समझ आएगा, ये तो फीलिंग ले लेते हैं, फिर बाकी इसके टेक्निकल वर्ड भी समझ लेंगे। वैसे चलो टेक्निकल समझ लो पहले। रिलेटिव परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं है, सिंपल रेशियो है दो चीज का। ठीक है, और अगर फॉर्मूला लिखना चाहोगे फॉर्मूला ऐसे लिख दोगे कि भाई के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो आई गया, के की जगह लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, अब एप्सिलॉन की जगह चाहो तो ये वाली वैल्यूज पुट कर लो कि भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, कुछ नहीं करा मैंने, इसकी जगह पुट कर दी इसकी वैल्यू। ठीक है, अब बस Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर तो रहेगा ही। ठीक है, चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फोर्स इन एनी मीडियम बराबर इस, ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको बाहर ले लो, 1/एप्सिलॉन आर। और अब ध्यान से अगर तुम देखोगे तो बाकी जो चीजें है ना, ये सब ये मिलके क्या हो गया, ये तो फोर्स इन वैक्यूम हो गया, वैक्यूम में फोर्स था। यहीं से बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन निकलती है कि एप्सिलॉन आर क्या चीज है, एप्सिलॉन आर है फोर्स इन एनी मीडियम अपॉन फोर्स इन वैक्यूम। तो बेसिक बात है, ये ज्यादा बेसिक डेफिनेशन है, जो एक्चुअली में उल्टा बताना चाहिए था। ठीक है, बट चलो ऐसे भी सही है। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो एप्सिलॉन आर क्या चीज है कि भाई फोर्स इन मीडियम क्या है, फोर्स इन मीडियम बराबर फोर्स इन वैक्यूम, ये उल्टा लिख देंगे, हाँ उल्टा लिख दिया सॉरी, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो फोर्स इन मीडियम क्या आएगा, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का एक और वर्ड है, रिलेटिव परमिटिविटी तो है इसका, एक और वर्ड है
के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कैपेसिटर में ज्यादा मेन ये वर्ड यूज होगा, बट फिलहाल इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक ही बात है, चाहे रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, ठीक है। तो अब देखो इससे निकल के क्या आया कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूँ छोटा सा कि भाई दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एयर में, एयर का मतलब है वैक्यूम में लग रहा है, ठीक है, वैक्यूम में एयर बोल दो उसको। अब मैंने उनको पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया वाटर में, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई उनके बीच का फोर्स हो गया 1 न्यूटन हो गया, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन हो गया। मैं पूछ रहा हूँ बताओ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर बताओ, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर बताओ। तो तुम कैसे सोचोगे इसको, तो ऐसे सोचोगे कि किस फैक्टर से वो डिक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल 80 था, अब 1 रह गया, तो 80 गुना कम हो गया, तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी 80 हो जाएगा। ये मान लो 10 न्यूटन का लग रहा है, अब 5 न्यूटन हो गया, तो 2 गुना, ट्वाइस कम हुआ ना, तो 2 हुआ उसका फैक्टर, 2 के फैक्टर से कम हुआ है, तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट